नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीएफ 2005 टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से 2 से 4 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। पहला है, मालिक की होती है, सुविधा प्रदाता की होती है, नेता की होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सुविधा प्रदाता की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है श्री अर्जुन सिंह, दूसरा है प्रोफेसर कृष्ण कुमार, तीसरा है प्रोफेसर यशपाल, चौथा है प्रोफेसर वेद प्रकाश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्रोफेसर यशपाल। इस प्रश्न को कैसे याद रख सकते हैं? अगर हम किसी चीज़ के अध्यक्ष बन जाते हैं तो हमारे पास यश ही यश होता है। अध्यक्ष के पास हमेशा यश होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि? पहला ऑप्शन है, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। दूसरा है, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। तीसरा है, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, या इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। पहला है, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। दूसरा, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है और ए और बी दोनों सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए और बी दोनों कथन सही हैं। कला शिक्षा को जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। एनसीएफ 2005 में इनमें से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दूसरा है, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। तीसरा, शांति शिक्षा को पढ़ाया जाए। चौथा, शांति शिक्षा का एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर कोई ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा हो तब और प्रश्न सकारात्मक पूछा गया हो तो 90% उसके सही होने के चांस होते हैं। ये चीज़ आप आगे भी देखेंगे। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। पहला ऑप्शन है, ज्ञान स्थायी है व दिया जा सकता है और ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। दूसरा है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने। तीसरा, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र की ओर, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। यहाँ भी देख लीजिए, ए ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला है, समावेशी शिक्षा द्वारा मुख्य धारा में डालकर समाकलन द्वारा
या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, समावेशित शिक्षा के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। पहला है भौतिक संसाधनों को, दूसरा शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, तीसरा बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, चौथा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चों के अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ भी अनुभव दे रखा है, लेकिन यहाँ साथ में सुधार दे रखा है, इसीलिए इन दोनों में से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। पहला है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, दूसरा विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, तीसरा है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाने के लिए, या इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, कक्षा 10 की परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाने के लिए सुझाव दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षण के किस बिंदु पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है। पहला है गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना, दूसरा गणित की सहायता से गणित में रुचि का विकास करना, गणित की सहायता से मूल्यांकन का विकास करना, गणित की सहायता से गणित का अन्य विषयों के साथ अधिक सहसंबंध स्थापित करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना। ये 2005 कहता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामान्यतः विद्यार्थियों की गणित सीखने में रुचि नहीं है क्योंकि। पहला है अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते हैं, दूसरा अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्य पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते, तीसरा गणितीय संकेत गणितीय भाषा पर ज़्यादा हावी हैं, चौथा गणितीय अधिगम पूर्णतः बौद्धिक क्रिया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते हैं। एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, अगर पढ़ाई को हम बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ते हैं तो वो सबसे सकारात्मक चीज़ मानी जाती है। यहाँ पर अगर हम किसी भी विषय को बच्चों के बाहर के जीवन से जोड़ देते हैं तो ये बहुत ही सकारात्मक अधिगम माना जाता है। अगला प्रश्न है, बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, इस कथन का संबंध है। हमने अभी आपको बताया था, ये एक चीज़ कहती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और ये प्रश्न सेम इसी वाक्य पर आधारित है, यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। पहला है लैंगिक मुद्दों की, केवल किशोरों के मुद्दों की, लैंगिक व किशोरों दोनों के मुद्दों की, समस्त स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की। एक चीज़ और समझ लीजिए, केवल शब्द नकारात्मक की श्रेणी में आता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये देख लीजिए सबसे सकारात्मक ऑप्शन, बाकी के ऑप्शनों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको कहीं ये ऑप्शन मिल जाता है तो अगर बच्चों के बाहर के जीवन से जोड़ता हुआ ऑप्शन एनसीएफ 2005 में ही नहीं किसी भी विषय में हो
वो सबसे सकारात्मक होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि, पहला ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा को शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, बच्चों को कभी भी हमें अंकों के लिए यानी अच्छे अंकों के लिए प्रेरित नहीं करना है। अंकों के लिए किया गया कार्य नकारात्मक की श्रेणी में आता है। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने के योग्य बनाए। चौथा है विज्ञान के विषय में प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल देना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन बाकी के ऑप्शनों से अधिक बड़ा भी है और ये सकारात्मक भी है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला को स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ गलत कथन बताना है। पहला है पूर्व प्राथमिक स्तर पर घरेलू की भाषा काम में ली जानी चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक चीज़ है। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय भाषा में काम लेना चाहिए, ये पहले बोल रहा है। घरेलू भाषा फिर राष्ट्रीय भाषा दोनों से काम नहीं लिया जाना चाहिए, केवल घरेलू भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्कूली उच्च स्तर पर मातृभाषा काम में ली जानी चाहिए। मातृभाषा और घरेलू भाषा एक होती है। बाद के स्तरों पर राष्ट्रीय या विदेशी भाषा काम में ली जा सकती है, ये बिल्कुल सही है। बी इसका कथन गलत है, राष्ट्रीय भाषा काम में ली जानी चाहिए, ये कथन गलत है। ये बाकी के स्कूलों के लिए सही है, प्राथमिक स्तर के लिए सही नहीं है। उनकी मातृभाषा और घरेलू भाषा सबसे महत्वपूर्ण भाषा होती है अधिगम के लिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में शामिल है। पहला ऑप्शन है बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास एवं स्वस्थ जीवन की तैयारी। दूसरा है बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास। तीसरा बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास एवं विद्यालय के लिए तैयारी। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास, इनमें से जो सबसे ज़्यादा है वो ऑप्शन तीसरे में, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक एवं विद्यालय के लिए तैयारी, ये 2005 कहता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत कक्षा में शांति यानी चुप्पी बनाए रखने से संबंधित जो नियम होते हैं उसके पालन से अध्यापक कक्षा में, एक ही समझ लीजिए, ज़्यादा नियम बच्चों के लिए घातक साबित होते हैं। पहला है समानता और बराबर अवसर देने के मूल्यों को कमज़ोर बनाते हैं और उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। दूसरा, ये नियम उन प्रक्रियाओं को भी हतोत्साहित करते हैं जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अंतर्निहित होती है। ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। इन नियमों से शिक्षकों के लिए कक्षा व्यवस्था की नज़र से आसान हो जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, नियम उन क्रियाओं और को हतोत्साहित करते हैं जो बच्चे अपने आप सीखते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो काम जिस स्तर पर संभव है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, ना कि उससे उच्च स्तर पर। इसे कहा गया है पूरकता का सिद्धांत, संज्ञानात्मक वैधता का सिद्धांत, नैतिक वैधता का सिद्धांत, मार्गदर्शन का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, इसे पूरकता का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा बताया गया है? पहला है छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना।
दूसरा, उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में बदलना। तीसरा, सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना। चौथा, उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में समकक्ष के रूप में दी गई गणितीय की विशिष्ट अवधारणाओं में किसे शामिल नहीं किया गया है। पहला है, गणितीय अवधारणाओं में जो सिद्धांत स्थापित किया जाना है उसका कदम दर कदम प्रदर्शन वैधता निर्धारित की जाती है। दूसरा, गणित की पुष्टिकरण की प्रक्रिया कभी अनुभाविक नहीं होती। तीसरा, गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है। गणित की पुष्टिकरण की क्रिया उन संरचना में मौजूद उपयुक्त परिभाषाओं एवं स्वयं सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर प्रदर्शित होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, गणितीय अवधारणाओं में जो सिद्धांत स्थापित किए जाना है, यानी जो भी उसके अंदर सिद्धांत होते हैं उनका कदम दर कदम प्रदर्शन वैधता निर्धारित होती है। यानी उनके अंदर जो भी अवधारणाएं, जो भी सिद्धांत हैं वो सही है या नहीं, ये वैधता निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के विकास और सीखना शीर्षक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। पहला है, कर्म एवं भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। दूसरा, स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। तीसरा, जानकारी इकट्ठा करके उनको रटना, अर्थ निकालना, मूर्त सोच की क्षमता विकसित करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। ये संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है, गणित की भाषा सांकेतिक है। ये बिल्कुल सही है। हम बोलते हैं माना x बराबर 4, हम ये संकेत देते हैं। दूसरा है, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। ये बिल्कुल सही है। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा होता है। सभी मूलभूत शाखाओं का आधार समुच्चय सिद्धांत नहीं होता। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता होती है। ये भी बिल्कुल सही है। ए, दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे। पहला है 20 समूह, 22 समूह, 21 समूह या 23 समूह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 21 समूह गठित किए गए थे 2005 के अनुसार। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, करके सीखने पर। अगर यहाँ रटने पर नहीं होता तो हम उपरोक्त सभी लगा सकते थे। समस्या हल करने पर भी बल देता है, लेकिन इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक है वो है करके सीखने पर मुख्य रूप से बल देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। पहला है, स्कूल से बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ना। ये बिल्कुल सही है। परीक्षा को अधिक लचीला तथा कक्षा जीवन में एकीकृत करना। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ देख लीजिए, रटने विधि दे रखा है और हमने आपको इससे पहले भी यहाँ दिखाया था रटन विधि नकारात्मक होती है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। अधिगम को रटने की विधि को सुविधाजनक बनाना। हमें रटने की विधि पर जोर नहीं देना है, चाहे एनसीएफ हो या कोई सी क्रियाएं, सभी चीज़ें रटने को हमेशा नकारात्मक मानेंगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर
पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? पहला है शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के बिना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बोझ को कम करने के लिए मतलब बोझ के बिना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। पहला है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ये बिल्कुल सही कथन है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ये कथन गलत है। हम पढ़ते आ रहे हैं सभी बच्चों की सीखने की दर भिन्न भिन्न होती है और एक तरह से बच्चे नहीं सीखते हैं, यानी सी कथन गलत होगा। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ए, बी और डी कथन सही हैं, सी कथन गलत है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि गलत कथन पूछा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है? कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 4 से, कक्षा 1 से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कक्षा 1 से ही। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। गणित को नहीं, सभी शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में कितने सदस्य थे? पहला है 32 सदस्य, 38 सदस्य, 35 सदस्य, 30 सदस्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 35 सदस्य थे। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के आधार पर गणित के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? यहाँ भी नकारात्मक पूछा है। पहला है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। ये हमने कथन पहले पढ़ा है। अमूर्तनों का निर्माण करने एवं संचालन करने की योग्यता का विकास करना। ये भी बिल्कुल सही है। औपचारिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान करवाना। चौथा है बच्चों में समस्या को सुलझाने की योग्यता को विकास करना। ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन गलत है। औपचारिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान करवाना ये गणित का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद किया गया है 5 भाषाओं में, 3 भाषाओं में, 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में या अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुसूची 8 में दी गई सभी भाषाओं में। अनुसूची 8 में दी गई हैं 22 भाषा, यानी एनसीएफ 2005 का अनुवाद 22 भाषाओं में किया गया है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 किस प्रकार की परीक्षा पर बल देता है? पहला है बोर्ड परीक्षा पद्धति पर, मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन पर, समय सीमा सहित परीक्षा पर, सभी के लिए एक समान परीक्षा पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौखिक परीक्षा एवं समूह कार्य मूल्यांकन पर। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? पहला है 2 अध्याय, 5 अध्याय, 4 अध्याय, 3 अध्याय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसको याद रखना आसान है क्योंकि 2005 से 5 अध्याय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या के विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में से एक है? पहला है परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना। ये कथन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ दे रखा था, आपने ये पढ़ा होगा और आपको पता चल ही गया होगा कि ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ देख लीजिए, बाहर के जीवन से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना। यहाँ ये कथन सही था और यहाँ भी यही कथन सही है। थोड़े बहुत हेर फेर के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं,
यहाँ देख लीजिए, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के बाहर के जीवन के साथ एकीकृत करना। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, ECCE स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने किस पर बल दिया? पहला है सार्वभौमिकरण पर, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर, समग्र विकास पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, समग्र विकास पर बल दिया था। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 2005 में प्रकाशित इनमें से भारत में विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण गतिविधियों के निर्माण की रूपरेखा प्रदान करता है। पहला है NPE, NCF, ICDC, DS या ESSE। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, NCF 2005। अगला प्रश्न है, ECCE स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने किस पर बल दिया? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने बल दिया है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या में अध्यापकों की भाषा दक्षता में अभिवृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि पहला है अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकों के लिए भाषा की केंद्रीयता को मान्यता नहीं देता। दूसरा, अध्यापक पर्याप्त अपर्याप्त संचारक है। त्रिभाषा नीति बेहतर कार्य करती है। विदेशी भाषा होने के कारण अंग्रेजी ठीक तरह से नहीं बोली जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकों के लिए भाषा की केंद्रीयता को मान्यता नहीं देता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य या होना चाहिए। पहला है विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना। दूसरा, विषय के मूल सिद्धांतों को याद रखना। तीसरा, कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये देख लीजिए, हमने पहले भी बताया है, ये चीज़ें गणित में नहीं बाकी सभी विषय के अंतर्गत सबसे सकारात्मक मानी जाएगी और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो। दूसरा है गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए। तीसरा, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। चौथा, ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने यानी बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है? पहला ऑप्शन है आकलन पद्धति को बदलना, जिससे विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यताओं की परख हो। ये बिल्कुल सकारात्मक चीज़ है, बाकी के और चेक कर लीजिए। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे विद्यार्थियों को गणित ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता कर सकें। अभी हमने यहाँ देखा था गणितीय ओलंपियाड ये नकारात्मक में आया था, तो यहाँ भी ओलंपियाड नकारात्मक में आएगा। गणित पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिकाओं से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना। गणित को लोकप्रिय करने के लिए ध्यान युवकों के रोजगार पाने की योग्यता को बढ़ाने पर स्थानांतरित करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, आकलन पद्धतियों को बदलना, जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यता की परख हो सके। अगला प्रश्न है,
एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तीसरा सांस्कृतिक विरासत की सराहना, चौथा ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित रूपरेखा में से एक है। पहला मानव और संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये सारी रूपरेखाएं NCERT की देन हैं। अगला प्रश्न है व्यावहारिक कार्य को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य है। पहला है सिद्धांत पर अधिक जोर कम करना, दूसरा छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित करना, छात्रों को परीक्षा में बेहतर स्कोर करने में मदद करना, नकारात्मक हो गया, छात्रों को साल भर व्यस्त रखना, ये भी नकारात्मक चीज है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न रहने में सहायक हो सकती है। अतः पहला है कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है, ये नकारात्मक है। पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। तीसरा तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। कक्षा में श्यामपट्ट को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है NCERT 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? पहला है लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, ये बिल्कुल सही कथन है। बच्चे को कंठस्थ यानी याद नकारात्मक चीज है। प्राथमिक स्तर पर EVS के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, वर्णन और व्याख्या, ये भी नकारात्मक है। वातावरण संबंधी मुद्दों प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याहन करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। अगला प्रश्न है सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है, इनमें से कौन सा सिद्धांत? इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत। अगला है NCERT 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में कैसा है? सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सरल है, सक्रिय और सरल है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, सक्रिय और सामाजिक। यहाँ देख लीजिए, सामाजिक है और सक्रिय होना तो अनिवार्य ही है, निष्क्रिय चीज नकारात्मक होती है। अगला प्रश्न है NCERT 2005 के अनुसार इनमें से कौन सा एक सामान्य पहलू है जो बच्चों के लिए शारीरिक असुविधा है? पहला है विद्यालय स्टाफ की देखभाल, विद्यालय की उपलब्धता में निकटता, अच्छी तरह से सुसज्जित शौचालय, अत्यधिक भार युक्त स्कूल बैग। ये हमने पहले भी देखा था, भार कम करना है यानी बिना बोझ के शिक्षा, तो ये एक का एक असुविधा पहलू है। अगला है NCERT 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है? ये प्रश्न हमने पढ़ लिया है, वहाँ ऑप्शन बी में दे रखा था, यहाँ ऑप्शन डी में दे रखा है। केवल ऑप्शनों को बदल के ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है किसी और एग्जाम में। अगला है NCERT 2005 ने कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं और कक्षा 3 से सप्ताह में कितने घंटे गृह कार्य करने की सिफारिश की है? पहला है 1 घंटा,
2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कक्षा 2 में कोई घंटे कार्य नहीं तो कक्षा 3 में 2 घंटे कार्य दिया जाता है। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है। पहला है शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्र पर। दूसरा, विद्यार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन। तीसरा, अधिगम में निष्क्रियता से सक्रिय अधिगम। तीसरा, कक्षा की चार दीवारी के भीतर अधिगम के व्यापक सामाजिकरण संदर्भ में अधिगम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन। ये गलत कथन है। अगला है 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक की होती है। यहाँ देख लीजिए, नेता की, मूल्यांकनकर्ता की, सूत्रधार की, उपयुक्त सभी की। शिक्षक की भूमिका होती है सूत्रधार और सुविधादाता की। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है। पहला, सभ्यता और प्रगति से, गीतांजलि से, गोदान से, विज्ञान एवं तकनीकी से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सभ्यता एवं प्रगति से हुआ है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थियों को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। अभिरुचियों के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, शारीरिक स्तर के अनुरूप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों की अभिरुचियों के अनुरूप। अगला प्रश्न है 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में या उपरोक्त सभी में। हमने देखा था पहले भी ये चीज़, उनकी मातृभाषा में। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाएं। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है किसी और एग्जाम में सेम टू सेम ऑप्शन के साथ। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, खुली पुस्तक परीक्षा हो, सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन हो, सामाजिक समूह कार्य मूल्यांकन हो। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। पहला है भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। उपरोक्त सभी है इसका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना और दिखाना, जिसके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को और सुझाव दिया गया है ताकि पहला है शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शांति की शिक्षा दी जा सके। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही टॉपिक के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिकों से अच्छी प्रैक्टिस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले टॉपिक में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।